नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यानमाला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर सेंट स्टीफेंस कॉलेज, एक बार फिर से आप लोगों के सामने संस्कृत भाषा विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर के उपस्थित हूं। अपनी इस श्रृंखला में हम लोग ध्वनि परिवर्तन के विषय में पढ़ रहे हैं। मित्रों, ये तो यह जगत परिवर्तनशील है और चूंकि जगत परिवर्तनशील है इसलिए यहाँ की व्यवस्था भी परिवर्तनशील हमें प्रतीत होती है। उसी व्यवस्था के अंतर्गत हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारी ध्वनियाँ, ये सारी चीजें देखी जाती है। जहाँ तक ध्वनि से तात्पर्य है तो ध्वनि का यहाँ सामान्य अर्थ है कि हमारे वाग यंत्रों के माध्यम से जो निकलने वाले स्वर होते हैं, जिसे अपने हम श्रवण इंद्रिय से, कान से श्रवण करते हैं, सुनते हैं, उसे हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि का वो अभिज्ञान है। परिभाषा तो अलग बन सकती है, बनाई जा सकती है। अब इस ध्वनि परिवर्तन के अंतर्गत हमने शुरू से ही देखा पाया ध्वनि परिवर्तन के कारण होते हैं कि किन किन कारणों से ध्वनियों में परिवर्तन होता है। उसी प्रकार ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं होती है, अर्थात जहां पर सरलता और सहजता होती है वहीं हमारे वाग यंत्र उस चीज को एडॉप्ट करके एक नूतन ध्वनि का सृजन कर लेती हैं। तो ये ध्वनि परिवर्तन दिशा आदि है। लेकिन इसके कारण और उनकी दिशाओं के साथ साथ उनके नियमों का भी अनुसंधान हुआ। मित्रों, यूं तो अगर आप देखें तो सामान्य रूप से हमारी जो वर्णमाला है, हमारे जो अल्फाबेट्स हैं, अगर इसको ध्यान से अगर आप पाएंगे, देखेंगे, तो अगर अंग्रेजी के अल्फाबेट हैं उसमें जो वॉवेल्स हैं और हमारे जो संस्कृत के जो अल्फाबेट्स हैं उनके जो वॉवेल्स हैं, हम जिसे अक कहेंगे, हम अभी अच नहीं ले रहे हैं, हम स्वर वर्ण की बात, पूरे स्वर वर्णों की बात नहीं कर रहे हैं, हम अच की बात कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार के इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू ऐसे देखे जाते हैं, ये 5 ही स्वर होते हैं जो कि पूरी भाषा को नियंत्रित करती हैं। हर शब्द के स्पेलिंग में, हर शब्द के उच्चारण में इसकी विद्यमानता रहती है। अंतर यह है कि जब हम देखते हैं इंग्लिश की भाषा को या इंग्लिश के शब्द को, इंग्लिश के सेंटेंसेस को, तो वहां पर वो वॉवेल्स हमें दिखाई देती हैं, वो विजिबल होती है। जैसे अगर हम फोनेटिक कहते हैं तो PHO हमें विजिबल दिख रहा है। लेकिन यही स्थिति जो आती है जब हम संस्कृत में आते हैं, तो संस्कृत में अन्य स्वर तो हमें दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जो अ ध्वनि है, वो इस तरह से संयुक्त होती है कॉन्सोनेंट में जो हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे ध्व है ना, ध्वनि अगर लिखेंगे तो व में अ हमें दिख नहीं रहा, लेकिन नी का की जो मात्राएं हैं वो ध्वनियां मात्रा के रूप में हमें दिखाई देती, जैसे ई, उ आदि। रेस्ट जो भी स्वर हैं वे स्वर 2 या 2 से अधिक स्वरों के मेल से बनने वाले होते हैं। जैसे ए स्वतंत्र स्वर नहीं है, यह अ या ई, अ और ई या आ और ई, इनके मेल से ए बनते हैं, यानी 2 स्वरों के मेल से। और जब मैंने कहा 2 या 2 से अधिक स्वर, तो ए की और व्याख्या बनेगी, अ प्लस ई, आ ई, तो 3 स्वर हो गए यहां पर। इसी प्रकार ऐ है, इसी प्रकार ओ है, उसी प्रकार औ है। तो ये जो कुछ अलग स्वर हैं, ये स्वर 2 या 2 से अधिक स्वरों के योग से बनते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर इंग्लिश में भी आप आएंगे तो इन ध्वनियों का निर्माण 2 या 2 स्वरों के मेल से ध्वनियों का निर्माण कर लिया जाता है। लेकिन परेशानी जो हमारी ध्वनि परिवर्तन की होती है वो स्वर और व्यंजन दोनों की देखी जाती है। जहां कभी कभी जो अ है उसका एक उच्चारण ए कर लिया जाता है, आपने पाया होगा। वही अ कभी कभी आ में हम उच्चारण कर लेते हैं। जैसे राम शब्द है तो राम तो हम लोग मां स्वतंत्र बोलते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरे होते जो इंग्लिश के माध्यम से बोलने वाले होते हैं तो वे रामा बोल जाते हैं, कृष्णा बोल जाते हैं, अशोका बोल जाते हैं। तो ध्वनि परिवर्तित हो रही है, अ ध्वनि आ में परिवर्तित हो रही है। तो इस दृष्टि से एक ध्वनि परिवर्तन को जानने का प्रयास किया गया, उनके नियम बनाने का प्रयास किया गया। मित्रों, जहां तक हम आप पाते हैं कि यह जो ध्वनि परिवर्तन एक मूल भाषा से लेकर के
अन्य सारी भाषाओं में देखी जाती है कि अगर हम विद इन संस्कृत देखने की कोशिश करें, संस्कृत भाषा के अंतर्गत देखने की कोशिश करें, तो इसके अंतर्गत भी हम ध्वनि में परिवर्तन पा जाते हैं। यह संस्कृत के दोष के कारण नहीं होता, यह भाषाई दोष के कारण नहीं होता यह ध्वनि परिवर्तन, बल्कि यह हमारे उच्चारण दोष के कारण होता है। जैसे कभी कभी क जो है, जो थोड़े से जिनको स्पष्ट ध्वनि नहीं है, वो क को ट बोल जाते हैं। लेकिन अगर इसी भारतीय या आर्य भाषाओं के मध्य देखें तो वहां भी हम परिवर्तन पाते हैं। जैसे अगर हम भ शब्द बोलते हैं, जो महाप्राण ध्वनियां हैं, वो पंजाबी भाषा में वो अल्प प्राण हो जाती है। अब देखेंगे वहां जैसे भाभी भ शब्द है तो उसे वो ब बोलते हैं। तो ये जो चीजें हैं, तो स्वयं एक तो अपने अंतर्गत संस्कृत की बात कर रहा हूं, संस्कृत में ध्वनि परिवर्तन की संभावना नहीं है, क्योंकि संस्कृत भाषा की मौलिकता ही इसी रूप में है कि हम जो शब्द लिखते हैं, जो शब्द प्रयोग करते हैं, जिस वर्ण का प्रयोग करते हैं, उसी वर्ण का उच्चारण करते हैं। अगर री को लेकर के कोई रू बोलते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि यह री का दोष है, ये अलग अलग उच्चारण के कारण दोष है। तो वो परिवर्तन क्यों होता है? उस परिवर्तन के नियम बनाए गए कि इस प्रकार होने पर ध्वनियों में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, ये पुनः मैं कह रहा हूं कि यह ध्वनि परिवर्तन का जो नियम है, यह सार्वभौमिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक भाषा पर लगने वाले ध्वनि के नियम अन्य सारी भाषाओं के ऊपर आरोपित हो ही। तदनुसार अगर हम देखें ध्वनि नियम को लेकर के, तो कई प्रकार से देखे जाते हैं। यद्यपि हमें पढ़ाया जाता है जो पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा दिए गए ध्वनि परिवर्तन है, लेकिन अगर आप संधि के नियमों को ध्यानपूर्वक से देखें तो संधि के नियम में कई ऐसे नियम हैं जो पाणिनि ने उन ध्वनि परिवर्तन के नियम को पहले ही स्पष्ट कर दिया है, और बार बार हम लोगों ने इसी चर्चा की है। जैसे जगत प्लस ईश, क्लियर कहते, देखिए इसको आप केवल संधि के योग के अंतर्गत देखेंगे तो वह भिन्न व्याख्या बनेगी, लेकिन मैं जब इसको समझता हूं, समझने की कोशिश करता हूं या समझाने की कोशिश करता हूं, तो इसमें स्पष्टतया कहता हूं कि यह न केवल संधि के नियमों को बताता है, बल्कि यह भी हमें बताता है कि किस प्रकार हमारी ध्वनियां परिवर्तित हो रही हैं। अगर त के बाद ल आएगा और ल के पूर्व का जो त हलंत यानी व्यंजन त है, अगर वो ल में बदल रहा है, तो एक तो यह हुआ कि यह संधि हो गई कि अगर आपने कह दिया तत् प्लस लीन तो तल्लीन हो गया, तो बदल गया ल में। लेकिन इसके साथ साथ हम यह भी कह सकते हैं कि ल वर्ण के कारण पूर्ववर्ती जो त ध्वनि है वह भी ल ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है, तो बन गया ना ध्वनि नियम। तो इस प्रकार से हमने अपने ध्वनि नियमों की उपेक्षा की है। हमने अपने ध्वनि नियमों को पूरी तरह से उसको यूनिवर्सलाइज नहीं किया है। हमने उसको विद इन द लैंग्वेज केवल पढ़ने की कोशिश, एक संधि के संदर्भ में देखने का प्रयास किया है। अन्यथा अब देखिए, जगदीश की बात हमने की, या इसी तरह जो यरोनुनासिकेरुनासिको वा सूत्र अगर लिया जाता है और वाक प्लस मय कहा जाता है, तो क न में बदल रहा है, इसलिए कि अनुनासिक वर्ण से आने वाले जो पूर्व का जो वर्गीय वर्ण होते हैं, वर्गीय से मतलब है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इसके जो वर्ण होते हैं वे अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। ये तो हो गया संधि का नियम। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि वो अनुनासिक ध्वनि में परिवर्तित हो जाते हैं वे वर्ण, तो ध्वनि नियम बन जाता है। लेकिन ये दुखद यह है कि हमें भाषा विज्ञान में हमारे जो ऐसे जो ध्वनि नियम है, उस ध्वनि नियम को पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा जो प्रवर्तित नियम है उसके अंतर्गत हमें दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें ग्रिम्स लॉ कह के सिखाया जाएगा, हमें ग्रासमैन करके सिखाया जाएगा, लेकिन उनके जो वो ध्वनि नियम है वो कंपैरेटिव ध्वनि नियम है। वो ध्वनि नियम ऐसा नहीं है कि ऐसा होने पर ऐसा हो जाता है, बल्कि वो ध्वनि नियम इस तरह से है कि अगर संस्कृत में अमुक वर्ण अमुक उच्चारण के साथ बोला जाता है तो वही उच्चारण जर्मन में या अंग्रेजी में भिन्न उच्चारण में बनकर आता है। तो यह कंपैरेटिव ध्वनि नियम है, यह सार्वभौमिक ध्वनि नियम नहीं है। इसलिए हम यह कहते हैं कि तुलनात्मक भाषा विज्ञान के अध्ययन के क्रम में तुलनात्मक ध्वनि के नियमों का प्रवर्तन हुआ।
इसलिए इसको इस ढंग से समझना है। जो हम अभी पढ़ेंगे, जिस नियम की मैं चर्चा करूंगा, वो संस्कृत के ध्वनि नियम नहीं है, वो तुलनात्मक कुछ भाषा विशेष की परिधि में परिवर्तन को देने वाले जो नियम हैं, हम उस ध्वनि नियम को पढ़ेंगे। तदनुसार भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से जो पाश्चात्य विद्वानों का कहना है, उनके द्वारा यह कि इस ध्वनि नियमों का आगमन 18वीं और 19वीं शताब्दी में होता है। मैं पुनः टिप्पणी करूंगा, मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि ध्वनि नियम हमारे यहां सर्वप्रथम वैयाकरण पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी के माध्यम से संधि के नियमों के अंतर्गत व्यवस्थित रूप से दे रखा है। लेकिन तुलनात्मक ध्वनि नियमों की ओर जो ध्यान सर्वप्रथम जाता है, वह 18वीं 19वीं शताब्दी में जाता है, जब तुलनात्मक भाषा विज्ञान की चर्चा होती है। और इस तुलनात्मक भाषा विज्ञान के क्रम में हम आप पाते हैं कि जो पाश्चात्य विद्वान, खास करके जो जर्मन हैं, उन जर्मन देशीय विद्वानों ने इस परिवर्तन की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है और तदनुसार उन्होंने अपने नियमों का परिवर्तन किया है। हां, एक जरूर इसका एक समाधान मिलता है कि इस जो पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा जो प्रवर्तित ध्वनि नियम है, उन ध्वनि नियमों के माध्यम से जो वैश्विक भाषिक समस्या है, यानी विश्व की जो अन्य भाषाओं के साथ जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सुलझाने में सहायता प्राप्त हुई है। अब आते हैं ये जो ध्वनि नियम है जिसे पढ़ेंगे, उन ध्वनि नियमों को यदि हम जानते हैं तो ध्वनि नियम का संबंध किसी भाषा विशेष से, जैसा मैंने पहले ही कहा कि ये कॉम्पैरेटिव है, और कॉम्पैरेटिव मतलब अमुक भाषा में जो परिवर्तन हो रहा है वो इस भाषा में जो मूल है उसके परिवर्तन को दिखा रहे हैं। इसीलिए इसका संबंध किसी भाषा विशेष से है, न कि सारी की सारी भाषाओं से है। पुनः ये जो परिवर्तन होते हैं, हम इसे कहते हैं कि ये देश, काल और पात्र के अनुसार होता है। देश के अनुसार जब हम बात करते हैं, स्थान के अनुसार बात करते हैं, तो वो वहां के रहने वाले जो जन समुदाय में है, सब में ये बातें देखी जाएगी। अर्थात अगर कोई क को ग बोल रहा है तो उस पूरे समुदाय में बोलने वाले लोग जो होंगे वो क को ग बोलेंगे, अर्थात वो स्थापित नियम होगा उस परिवेश, उस समुदाय विशेष के लिए। तो इसलिए देश विशेष से संबद्ध है। काल विशेष से तात्पर्य क्या है कि काल की गति में धीरे धीरे कई सारे शब्द जो है वो घिस पिट जाते हैं, शब्द अपना नया रूप ग्रहण कर लेता है, वर्ण अपना उच्चारण दोष के कारण नया स्वरूप ग्रहण कर लेता है। अब जैसे वह शब्द है, बहुत व्यक्ति आप देखेंगे पाएंगे कि वह को वह नहीं बोल पाते, वो वह को ब बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर शब्द है विशेष, तो हम लोग वह को कहते हुए विशेष बोल रहे हैं, लेकिन आप कई लोगों से पाएंगे सुनते हुए कि विशेष बोलते हैं। इसी तरह शब्द आएगा प्रभावित, तो वहां पर वो प्रभावित बोलते हैं। अर्थात ये पात्र विशेष, व्यक्ति विशेष, चरित्र विशेष के कारण काल के दौरान क्या होता है कि हम उन शब्दों को समझते हुए ग्रहण कर लेते हैं और वही घिसा पिटा शब्द चलने लगता है, और वही अग्नि से जो है वो आग बन जाता है। और आज अग्नि शब्द का यदि हम उच्चारण करें तो हंसी के पात्र होते हैं, लेकिन आग शब्द बोलते हैं तो लगता है कि नहीं ये सामान्य, ये सही, मतलब इसकी हिंदी है। मतलब ये हुआ कि मूल शब्द जो घिस पिट करके, अर्थात तद्भव रूप ग्रहण करके, अपभ्रंश रूप ग्रहण करके जो नूतन शब्द स्वरूप ग्रहण कर लेता है, वही शब्द प्रचलित हो जाता है और वो ध्वनि परिवर्तित हो गई। पात्र विशेष की बात, स्वयं के वाग यंत्रों की समस्या से हम आप कई ऐसे व्यक्ति हैं कि सारे शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाते, सारे वर्णों का सही उच्चारण नहीं कर पाते। आपने सुना है कई बार, मूल शब्द है विद्यालय, द्या द्या, है ना, द्य द आधा य पूरा, विद्यालय। लेकिन अच्छे अच्छे लोगों को बोलते हुए आप सुनेंगे वो विद्यालय बोलते हैं या विद्यालय बोलते हैं, यानी द को द ना बोल करके वो ध बोलते हैं। तो ये व्यक्तिगत समस्या होती है। शाम को श्याम बोल जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये वैयक्तिक समस्या होती है, और वो भी उस कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन आती है। कभी कभी किसी विशेष परिस्थितियों में भी हम इन ध्वनियों में परिवर्तन पाते हैं। कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, और विशेष परिस्थिति खास करके भौगोलिक परिस्थितियों के कारण।
सर्दी और गर्मी के कारण हमारे वाग्यंत्र जो शीत प्रदेश है वहां के वाग्यंत्र पूरी तरह से खुले हुए नहीं होते हैं, लेकिन जो उष्ण प्रदेश के लोग होते हैं आप पाएंगे कि उनके वाग्यंत्र पूरे खुले होते हैं। जैसे हम भारतवासी जो बोलते हैं उनके पूरी ध्वनियां जो सारी की सारी ध्वनियां जो होती है वो स्पष्ट, वो उन्मुक्त होती है, वो विमुक्त होती हैं। लेकिन वहीं अगर आप शीत प्रदेश में रहने वाले लोग हैं तो अपने पूरे के पूरे वर्ण को चार बल्कि बड़े संक्षिप्त रूप में छोटे छोटे रूप में वे शब्दों को प्रकट करते हैं। तो विशेष परिस्थितियां हो गई। यह कभी कभी घटना, उपघटना, दुर्घटना के क्षण बोले जाने वाले जो शब्द प्रभावित व्यक्ति से निकलने वाले होते हैं, वो उस कष्ट की स्थिति में वे शब्द थोड़े सी गलत ढंग से निकल पाते हैं और उसको जो सामने सुनने वाले होते हैं उनको सुनकर के उसी शब्द को वो प्रचलित कर देते हैं। एक उदाहरण लीजिए, एक शब्द है शांति पथ। शांति मार्ग के लिए शांति पथ है, लेकिन कई सारे जो इंग्लिश जानने वाले हैं वो उनको बोल जाते हैं शांति पाठ। अब देखिए ये ध्वनि परिवर्तन हो गया, अभी से ही शुरू हो गया, यानी रास्ते का नाम है शांति पथ। लेकिन अगर किसी को इस रास्ते का पूर्व नाम न याद हो और संस्कृत की मनस्थिति लेके चल रहे हो तो वो शांति पथ जो इंग्लिश में लिखा हुआ है PATH, उनको वो शांति पाठ पढ़ लेते हैं क्योंकि शांति पाठ का संस्कार लेकर के चलते हैं। तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि विशेष परिस्थिति के कारण एक नई ध्वनि जो पथ थी वो पाठ बन रहा है। विशिष्ट ध्वनियों को ही प्रभावित करती है। हाँ, कुछ कॉमन ध्वनियां होती हैं जो ध्वनियां सबके लिए सुरक्षित रहती है, लेकिन कोई खास जो ध्वनि होती है उनको ये ध्वनि नियम जो है वो प्रभावित करते। ये जो ध्वनि नियम जो आपके सामने प्रवर्तित किए जाएंगे, जो प्रस्तुत किए जाएंगे, वह आवश्यक नहीं कि वे सारे के सारे सारी की सारी ध्वनियों की व्याख्या करते हों। खास करके जो वॉवेल्स होते हैं, मैं समझता हूं कि वॉवेल्स मैं सारी भाषाओं का जानकार नहीं हूं, लेकिन अगर विशेष रूप से देखेंगे तो ये वॉवेल जो है प्रायः सारी भाषाओं में सुरक्षित रहते हैं। तभी मैंने इंग्लिश का और आपको संस्कृत का उदाहरण दिया कि वहां पर भी जो AEIOU है वो बेसिकली वॉवेल का रूल कर रहा है। हम ए कह रहे हैं उनकी ध्वनि के अनुसार, अदरवाइज वो हमारे लिए अ होता है। जो उनके लिए ई है वो हमारे लिए ए बन जाता है। जो आई है वही ह्रस्व ई और दीर्घ ई को दिखाता है, और जो उ है वो ह्रस्व उ और दीर्घ उ को उसके लिए हम लाते हैं प्रयोग में। अस्तु मित्रों, इसके बाद जो हमारे विशिष्ट ध्वनि नियम है, पिछले क्लास में भी, पिछले व्याख्यान में भी इसकी हमने चर्चा की है, और वो ग्रिम्स लॉ है, ग्रासमैन्स लॉ है, वर्नर्स लॉ है, पैलेटल्स लॉ है, सेरेब्रल लॉ है। ग्रिम नियम, ग्रासमैन नियम, वर्नर नियम, तालव्य नियम और मूर्धन्य नियम। अब इसमें जो मूल रूप से हम जिन नियमों की आपके सामने हमने चर्चा की है उसमें ग्रिम्स लॉ, ग्रासमैन्स लॉ और जो वर्नर्स लॉ है, इनका सीधा संबंध मूल भारोपीय भाषा यानी भारतीय यूरोपीय भाषा से है। मित्रों, जब हमने भाषा का वर्गीकरण किया था तो इस भारोपीय भाषा का एक विस्तृत मैंने टेबल आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया था कि उन भारोपीय भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है और वे भाषाएं किन किन प्रदेशों में बोली जाती है, इन सब की चर्चा आई थी। तो खैर, जो मूल भारोपीय भाषा है, अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये मूल भारोपीय भाषा क्या है। यहीं पे परेशानी होती है, क्योंकि मूल भारोपीय भाषा एक जो हमारे पास संस्कृत, ग्रीक और लैटिन, मैं केवल भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से बात कर रहा हूं अभी, इन तीनों को हम मूल भारोपीय भाषा को कहने से पूर्व हमें इसकी परिकल्पना करनी पड़ती है कि इस मूल भारोपीय भाषा से पूर्व भी कोई एक कॉमन भाषा रही होगी। अर्थात ये जो अलग अलग जब शिफ्टिंग हुए हैं, जब माइग्रेशन हुआ है, जब व्यक्ति अपने मूल झुंड से बिछुड़ के या मूल झुंड को छोड़ करके अलग अलग दिशाओं में बढ़ते चले गए, तो उससे पूर्व वो एक भाषा बोलते होंगे। एक छोटा सा ही उदाहरण लीजिए कि किसी हिंदी प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति जब किसी भिन्न प्रदेश चला जाता है, या अगर आप ये कहें अपने क्षेत्रीय शब्दावली में पकड़ने की कोशिश करें, चाहे वो राजस्थान के हों या मध्य प्रदेश के हों या बिहार के हों या उत्तर प्रदेश के हों, पंजाब के हों, हरियाणा के हों, ये सारे हर जगह से, इन सारी जगहों से कोई एक व्यक्ति जो है वो वहां से माइग्रेट होकर के दिल्ली आता है। वहां आने के बाद ये अलग अलग भाषा बोलने वाले, उनकी जो वहां जो बोलने वाली भाषा थी उन भाषाओं का प्रभाव पड़ेगा, इनके ऊपर आएगा। लेकिन एक आश्चर्य रूप में आपको यह लगेगा कि इन सबकी हिंदी यद्यपि भिन्न भिन्न है, लेकिन उन सारी यानी कोई राजस्थानी
स्टाइल में हिंदी बोलेगा, कोई मध्य प्रदेशीय स्टाइल में, कोई उत्तर प्रदेशीय शैली में, कोई बिहारी शैली में, कोई पंजाबी शैली में, तो कोई हरियाणवी शैली में बोलेगा हिंदी। लेकिन उस हिंदी का जो मूल, हिंदी की जो मूल ध्वनि है वो ध्वनि वहीं पर है। उन्हीं ध्वनियों में के कारण जो है ये अलग अलग प्रदेश के लोगों के ध्वनियों में हम परिवर्तन पाते हैं। तो ये जो ग्रिम्स लॉ है, ये ग्रासमैन्स लॉ है, ये वर्नर्स लॉ है, ये सारे के सारे जो लॉज हैं ये मूल भारोपीय भाषा से जो वर्तमान भाषा में होने वाले परिवर्तन है उनकी ओर इशारा करता है। और उन्हीं मूल भारोपीय भाषा का जो 3 मौलिक स्वरूप हमारे सामने प्राप्त होते हैं वे हैं संस्कृत, ग्रीक और लैटिन। मित्रों, इसके बाद जो हम जब इस जो सबसे पहला है वो हम ग्रिम्स लॉ को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ग्रिम्स लॉ का भी एक इतिहास हम जानते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं कि यद्यपि सबसे पहले अगर हम देखें कि इस नियम की बात अगर चर्चा करें तो उस दृष्टि से एक रास्मस रास्क हुए हैं जो कि ग्रीम से पहले हुए हैं। ये 1787 से लेकर 1832 के आसपास में हुए। इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया कि संस्कृत, इंग्लिश, ग्रीक, लैटिन, गॉथिक, जर्मन आदि जो ऐसी भाषाएं थी, इन भाषाओं में जो ध्वनि साम्य अर्थात जो समान ध्वनियां रन कर रही थी, उन ध्वनियों को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। उन्होंने देखा कि ये ध्वनियां जो है वो समान रूप से पाई जाती है और उसके विषय में अपने ग्रंथ अंडर सोगिलिस में इसका उल्लेख किया। या अंडर सोजिल्स, ये प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस हो सकता है। रीजन क्या है कि ये जर्मन वर्ड है तो इसलिए वो उच्चारण अलग हो सकते हैं। लेकिन अपने इस ग्रंथ में रास्मस रॉस्क ने सबसे पहले इन भाषाओं में जो पाई जाने वाली ध्वनि की समानता थी उनका उल्लेख किया। इसके साथ साथ इस क्रम में प्रोफेसर इरे का भी नाम लिया जाता है कि प्रोफेसर इरे ने भी ग्रिम्स से पहले ध्वनि के नियमों के सूत्र को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। लेकिन याकोब ग्रिम जो कि 1785 में से लेकर के 1863 तक होते हैं, अगर आप देखेंगे कि रास्मस रास्क और याकोब ग्रिम कंटेम्पररी हैं, एक ही साथ एक ही टाइम फ्रेम को शेयर करते हैं, लेकिन आलेख जो प्रकाशित होता है वो रास्मस रास्क का पहले होता है, ध्वनि नियम की ओर इशारा करता है, बाद में याकोब ग्रिम करता है। लेकिन याकोब ग्रिम ने जब अपना आलेख प्रकाशित किया 1819 में और वो डुइशे ग्रामेटिक में, तो उन्होंने वो तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने चार्ट बना करके कि ये ध्वनि यहां पर आकर किस तरह से परिवर्तित हो रही है। इस कारण से ग्रिम का नाम ज्यादा प्रमुख बन गया, ज्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त हो गई। लेकिन जो प्रथम आलेख है इस संदर्भ में, मैं पुनः कह रहा हूं, आधुनिक संदर्भ में मैंने पहले ही स्थापित कर दी ये बातें कि ध्वनि के विषय में जितने भी समग्र सिद्धांत हैं वो हमें पाणिनि में प्राप्त होता है। अस्तु, तो याकोब ग्रिम ने रास्मस रॉस्क के बाद याकोब ग्रिम ने एक विस्तृत, एक तार्किक और एक पूरी तरह से विवरणात्मक और तुलनात्मक विश्लेषण हमारे सामने प्रस्तुत करता है। और यही कारण है कि उनका जो नियम है वो ग्रिम्स लॉ के नाम से प्रसिद्ध होता है। इन्होंने एक और जो याकोब ग्रिम के साथ हम देखते हैं कि इन्होंने जो मूल बातें देखी है कि गॉथिक जो लैंग्वेज है, इस वर्ग की जो भाषा है, उन भाषाओं तथा ग्रीक, लैटिन एवं संस्कृत की ध्वनियों में जो भेद इन्होंने देखा, उसके आधार पर ग्रिम्स अपने लॉ का प्रवर्तन करते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ रोचक बात यह है कि इस नियम को यह नाम किसने दिया। इसको जो ग्रिम्स लॉ जो आज फेमस है, जो हम आप जानते हैं, जो समस्त भाषा वैज्ञानिक जिसके ऊपर कार्य करते हैं, जिनको समझ करके अपने भाषा विज्ञान के ज्ञान का प्रवर्तन करते हैं, इसको नाम जो दिया वो मैक्स मुलर ने सबसे पहले दिया। मैक्स मुलर ने ही इस नियम को ग्रिम नियम नाम दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ऑटो जेस्पर्सन, ही हिमसेल्फ वाज अ वेरी गुड लिंग्विस्ट, बहुत अच्छे मतलब भाषा वैज्ञानिक थे, उन्होंने उस नियम का नाम रास्क्स लॉ दिया है और रास्क्स लॉ रखे जाने का प्रस्ताव किया है। मित्रों, हम इस रोचक बातों को, इस रोचक व्याख्यान को आगे भी कैरी करेंगे, इनको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अभी हम अपने इस व्याख्यान को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आप लोग को के मन में यदि इस संदर्भ में कोई प्रश्न हो तो उस प्रश्न को जरूर आप प्रस्तुत करें, मैं उनका समाधान आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा।
आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।